बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। कि क्लासिफिकेशन सिस्टम की तारीख क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया है, आज हमारा ये टॉपिक है। इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट हैं और उनके जो है कारनामे हैं जो कि आज हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल, जो कि अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु जो है ये पहला शख्स है, ग्रीक फिलोसोफर जो है जिन्होंने डाटा को ऑर्गेनाइज किया, जिन्होंने लिविंग डाटा को ऑर्गेनाइज किया था। मतलब उस दौर में, अपने दौर में जितने भी जानदारों को ये जानता था, इसने उन तमाम जानदारों को दो ग्रुप में तकसीम किया और एक ग्रुप को इसने नाम दिया था एनिमेलिया और दूसरा जो है इसने नाम दिया था प्लांटी। हम ये भी कह सकते हैं कि जो सबसे पहला टू किंगडम सिस्टम जो है वो अरस्तु ने ही पेश किया। उसके बाद फिर आ जाते हैं अबू उस्मान उमरुल जाहिज। ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने 350 स्पीशीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनी किताब में बयान किया। इसके अलावा इसके बारे में जो मशहूर है वो ये है कि इसने एंट्स हैं, जो चींटियां हैं, उनकी जिंदगी के बारे में इसने बहुत कुछ लिखा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं इब्न रश्द। इब्न रश्द का जो अहम कारनामा वो ये है कि इसने अरस्तु की किताब जो कि डी एनिमा के नाम से है, उसने इसका तर्जमा किया था अरबी में इसका इसने तर्जमा किया, इसको ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट आ जाते हैं एंड्रियास रिसल पिनो। एंड्रियास रिसल पिनो जो है ये साइंटिस्ट, इसने क्या किया था, इसने प्लांट्स को, पौधों को 15 ग्रुप में डिवाइड किया था और हर ग्रुप को इसने जीनस का नाम दिया, मतलब इसने 15 जेनरा बनाए। नेक्स्ट आ जाते हैं जॉन रे। जॉन रे ने जो है प्लांट की क्लासिफिकेशन पर जो अहम जो वर्क हुआ था, इसने उस वर्क को पब्लिश करवा दिया था, शाया करवाया था। नेक्स्ट उसके बाद फिर आ जाते हैं अगस्टस रिवाइनस हैं। अगस्टस ने क्या किया था, इसने ऑर्डर का टैक्सोन इंट्रोड्यूस करवाया था। इंट्रोड्यूस द टैक्सोन ऑफ ऑर्डर। टैक्सोन किसे कहते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। द कैटेगरी, द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर कॉल्ड टैक्सोन। उसे हमने टैक्सोन का नाम दिया था। इसने जो है ऑर्डर का टैक्सोन इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट आ जाते हैं टोनी फोर्ड पे आ जाते हैं। अब जो टोनी फोर्ड है, टोनी फोर्ड ने भी 2 टैक्सोन इंट्रोड्यूस करवाया था, एक क्लास, दूसरा है स्पीशीज। क्लास और स्पीशीज का टैक्सोन इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। और लास्ट में आ जाते हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने जो है कुछ ज़्यादा काम किया है इस पर भी, क्लासिफिकेशन पर। इसका जो अहम काम है, इसने जानदारों की ग्रुप बंदी की थी, इसने क्लासिफिकेशन की थी, मतलब कि ग्रुप्स और सब ग्रुप बनाए थे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें जो ज़ाहिरी ख़ुसूसियात हैं, ज़ाहिरी ख़ुसूसियात की बुनियाद पर इसने जानदारों की क्लासिफिकेशन की थी। इसका ये पहला कारनामा है। इसके अलावा इसने जो और काम किए वो कुछ यूँ है कि इसने नेचर को, कुदरत को इसने 3 किंगडम में तकसीम किया था। एक मिनरल्स, दूसरा वेजिटेबल्स और तीसरा एनिमल्स। इसने ये 3 किंगडम में नेचर को इसने डिवाइड किया, तकसीम किया। और इसने अपनी क्लासिफिकेशन में 5 रैंक्स इस्तेमाल किए थे। वो 5 रैंक कौन कौन से थे? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी। इसने 5 रैंक्स अपनी क्लासिफिकेशन में इसने इस्तेमाल किए थे। कैरोलस लीनियस की जो वजह शोहरत है वो ये है कि इसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था।
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये एक मेथड है, तरीका है जिसके जरिए से जानदारों को, स्पीशीज को साइंसी नाम दिया जाता है, स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम दिया जाता है। तो इस वजह से, क्योंकि ये जो तरीका है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, ये आज भी इस्तेमाल होता है, इस वजह से इसकी वजह शोहरत जो है उसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का एक अहम किरदार है। उसके बाद आ जाते हैं इस पर जो है क्लासिफिकेशन पर, और भी बहुत सारे काम हुए, मगर अब जो है हम आएंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ। अब जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसके मुताबिक जानदारों को, ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में तकसीम किया गया था। अब वो दो किंगडम कौन कौन से थे? उसमें एक था प्लांटी और दूसरा उसमें था एनिमेलिया। ये दो किंगडम जो है इसने बनाए थे टू किंगडम सिस्टम के मुताबिक, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। अब इसकी बुनियाद क्या है, इसकी बेसिस क्या है? क्योंकि जब भी हम ग्रुप बंदी करते हैं, जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम किसी बुनियाद पे करते हैं, किसी सिमिलैरिटीज, किसी करैक्टर्स में सिमिलैरिटीज की बुनियाद पे करते हैं। और वो बेस क्या है? वो बेसिस है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक तैयार करने का, खुराक हासिल करने का तरीका। अब खुराक के लिहाज से अगर हम देखें तो जानदार की दो किस्में हैं, या तो जानदार ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या फिर हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। अभी ऑटोट्रॉफ किसे कहते हैं और हेटेरोट्रॉफ किसे कहते हैं? ऑटोट्रॉफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद इनऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार कर सकते हैं, उन जानदारों को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ। और ये जानदार दूसरे जानदारों पे डिपेंड नहीं करते हैं खुराक के लिए। अब इसमें जो है एल्गी आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स हैं। और हेटेरोट्रॉफ ऐसे जानदार को कहा जाता है जो अपने खुराक को तैयार नहीं कर सकते, और जब भी उन्होंने एनर्जी हासिल करनी होती है, खाना खाना होता है, या तो वो प्लांट खाते हैं या फिर वो एनिमल्स खाते हैं। मतलब द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ। पौधे जो हैं क्या करते हैं? हवा से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से लेते हैं पानी, सूरज की रोशनी में खड़े हैं, खुराक खा रहे हैं, खुराक खाना बना रहे हैं। क्या जो एनिमल्स हैं या इंसान है, क्या कभी उसने ऐसा किया है कि उसको भूख लगी हुई हो और कहे कि मुझे एक गिलास पानी दे दें, हवा से मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लूंगा और फिर जो है अपनी खुराक को तैयार कर लूंगा? ऐसा कभी नहीं होता है। इंसान या फिर दूसरे जो एनिमल्स हैं, जब इन्होंने खुराक खाना होता है, या तो एनिमल्स को खाते हैं या फिर ये प्लांट्स को खाते हैं। ये जो है इसकी बेसिस हैं जो कि ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। इतने भी ऑटोट्रॉफ हैं उनको रखा गया था किंगडम प्लांटी के अंदर, और जितने भी हेटेरोट्रॉफ हैं उनको रखा गया था किंगडम एनिमेलिया के अंदर। अब इस तरह से किंगडम प्लांटी में जो जानदार रखे गए थे उनमें थे प्लांट्स, उसके अंदर जो है आ जाते हैं, इसके अलावा एल्गी भी है, इसके अलावा इसके अंदर जो दूसरे जानदार हैं जैसे कि बैक्टीरिया को भी इसी में रखा गया था, और साथ जो है फंजाई को भी इसी में रखा गया। जबकि किंगडम एनिमेलिया में सिर्फ और सिर्फ रखा गया था एनिमल्स को जो कि अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। अब इसके बाद फिर आ जाते हैं, इस पर कुछ ऑब्जेक्शंस आए थे, कुछ एतराज़ात थे कि ये सिस्टम जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। अब वो एतराज़ात क्या है, वो ऑब्जेक्शंस क्या है? इसका पहला ऑब्जेक्शन ये था कि इस सिस्टम के मुताबिक जो है बैक्टीरिया जो है इसके सेल्स में, और जो बकिया दूसरे प्लांट्स, एल्गी और फंजाई है, इनके सेल्स में जो है कुछ फर्क है, उस फर्क को वाज़ेह नहीं किया गया। मतलब कि अब ये कह सकते हैं देयर वाज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में कोई फर्क ना किया गया। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं और यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं? सपोज कर लेते हैं ये आपके सामने एक सेल बना हुआ है, और सेल में आप जानते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इसके तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं। एक मेम्ब्रेन है, दूसरा इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, तीसरा जो है इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, जो कि इसके अंदर डीएनए क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। सपोज कर लें ये एक सेल है, ये आपके सामने एक दूसरा सेल है।
और इसके अंदर भी ये मेम्ब्रेन है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये दरमियान इसका जेनेटिक मटेरियल है। ऐसा सेल जिसमें वाज़े न्यूक्लियस होता है उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ऐसा सेल जिसमें वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब ये वाज़े न्यूक्लियस से क्या मुराद है, डेफिनेट न्यूक्लियस से क्या मुराद है? इसके पास मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, जेनेटिक मटेरियल है। मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, जेनेटिक मटेरियल है। अगर मैं इसके गिर्द जो है ये एक मेम्ब्रेन लगा देता हूँ क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के गिर्द मेम्ब्रेन है, तो इस तरह से ये न्यूक्लियस बन जाता है और ये डेफिनेट न्यूक्लियस कहलाएगा। और यह जो है जेनेटिक मटेरियल है मगर इसके गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, तो ये जो है डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं कहलाएगा। जिसके पास डेफिनेट न्यूक्लियस होता है उसे कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल, और जिसके पास डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता उसे कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। इस सिस्टम का एक डिफेक्ट यही था कि इस सिस्टम ने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में फर्क वाज़े नहीं किया था। इसका जो दूसरा डिफेक्ट है वो ये है कि कुछ जानदार ऐसे हैं जिनकी खुसूसियात पौधों से और साथ साथ जानवरों से दोनों से मिलती जुलती हैं। मिसाल के तौर पर यूग्लिना ऐसा जानदार है जो कि ऑटोट्रोफ भी है, हेटेरोट्रोफ भी है। ऑटोट्रोफ जब लाइट होती है ये अपनी खुराक खुद तैयार करता है, और जब लाइट नहीं होती, जब ये अंधेरे में होता है, तब ये दूसरे छोटे जानदारों को खाता है, दूसरे ऑर्गेनिक मैटर पर जो है ये फीड करता है। तो अब इनके लिए प्रॉब्लम था कि इन जानदारों को किस किंगडम में रखा जाए, क्या किंगडम प्लांटी में रखा जाए या किंगडम एनिमेलिया में रखा जाए। इसके अलावा यूग्लिना जो है इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये प्लांट की तरह भी है और ये एनिमल की तरह भी है। अब ये प्लांट की तरह है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। एनिमल की तरह क्या है कि ये हेटेरोट्रोफ है, जब ये डार्कनेस में होता है, जब ये अंधेरे में होता है। इसके अलावा इसके पास जो है सेल वॉल नहीं होती है, जबकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल भी होती है। मतलब सेल वॉल का ना होना ये भी एक प्रॉपर्टी है एनिमल सेल की। तो फिर इन किस्म के जानदारों के लिए जो है जगह नहीं थी। इस वजह से ये दो डिफेक्ट होने की वजह से इस सिस्टम को जो है रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर हमारे पास है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब जो है फिर क्या हुआ कि एक डिफेक्ट जो कि यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स की जो प्लेसमेंट है इसको दूर करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए जो है एक नया किंगडम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया और उस किंगडम का नाम रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा। इस तरह से जो पहले दो किंगडम थे अब जो है वो तीन किंगडम जो है बन गए। एक जो है किंगडम प्लांटी, दूसरा किंगडम एनिमेलिया और तीसरा जो है बन गया किंगडम प्रोटिस्टा। ये तीन किंगडम जो है बन गए। अब इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ इसमें कुछ चेंजेस भी की गई। अब वो क्या चेंजेस की गई कि इसमें रखा गया यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को, साथ साथ जो है इसके अंदर जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया को भी प्रोटिस्टा के अंदर ही शामिल कर दिया गया, इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया। और फंजाई को जो है प्लांटी के अंदर ही रहने दिया गया। उसकी जो है कुछ सिमिलैरिटीज है स्ट्रक्चर के लिहाज से जो कि प्लांटी से मिलती जुलती। इस तरह से जो है टू किंगडम से तीन किंगडम जो है बन गए। मगर ये जो तीन किंगडम सिस्टम है इस पर भी ऑब्जेक्शंस थे, इस पर भी कुछ एतराज़ात थे। अब वो एतराज़ात क्या गया थे? पहला एतराज़ वही है कि देयर वाज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, की प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में कोई फर्क वाज़े नहीं किया गया। अब इसमें जो है एक ऑब्जेक्शन कुछ यूं आया कि जो फंजाई की प्लेसमेंट है इसके प्लांटी के साथ ये जो है इसको गलत तस्वीर किया गया। कुछ बायोलॉजिस्ट जो है इस पर डिसएग्री करते थे कि इसको इसके साथ नहीं होना चाहिए। उसकी कुछ वजूहात हैं, हालांकि कुछ लिहाज से बहुत से लिहाज इसकी सिमिलैरिटीज होती हैं पौधों के साथ, मगर जो है ये हेटेरोट्रोफ है और हेटेरोट्रोफ की भी एक खास टाइप है एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ कहा जाता है कि ऐसे जानदार जो कि रहते हैं ऑर्गेनिक मैटर, दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मैटर, दे secrete digestive enzyme outside the body, अपनी बॉडी से बाहर डाइजेस्टिव एंजाइम खारिज करते हैं।
एंड डाइजेस्ट द फूड आउटसाइड द बॉडी, और बॉडी के बाहर ही फूड को डाइजेस्ट करते हैं, एंड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, और फिर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, इन्हें एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ कहते हैं। तो फिर ये तो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है, ये तो ऑटोट्रॉफ नहीं है। इसका जो है एक जो है पॉइंट था, ऑब्जेक्शन था कि इसको इसके साथ नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है वो ये है, दूसरा कि जो फंजाई है, फंजाई के पास सेल वॉल है, प्लांट के पास भी सेल वॉल है, मगर फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, और जबकि प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। ये कुछ वजूहात थी जिसकी बिना पर जो है कुछ बायोलॉजिस्ट जो है डिसएग्री करते हैं कि फंजाई को किंगडम प्लांटी में नहीं होना चाहिए। ये दो ऑब्जेक्शंस हैं जिसकी वजह से थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट सिस्टम आता है जो कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें हर मुमकिन हद तक कोशिश ये की गई कि जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं इन ऑब्जेक्शंस को दूर किया जाए। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से पहले हमने डिस्कस किया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसमें हमने कुछ डिफेक्ट्स पढ़े थे। उसमें एक डिफेक्ट ये था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंशिएशन नहीं की गई थी। इसके अलावा फंजाई की पोजीशन पर भी कुछ बायोलॉजिस्ट को एतराज था। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ने वो तमाम एतराज़ात को जो है दूर कर दिया। सबसे पहले 1937 में ई चैटिन ने दो टर्म इस्तेमाल की, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक। इसने प्रोकैरियोटिक की टर्म इस्तेमाल की थी बैक्टीरिया के सेल के लिए, और यूकैरियोटिक की टर्म इसने इस्तेमाल की एनिमल और प्लांट के सेल्स के लिए। इस तरह से जो है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो ऑब्जेक्शन था उसको जरा वाजे कर दिया गया, उसको दूर कर दिया गया। उसके बाद जो है फिर मजीद जो है फंजाई के लिए एक अलग से किंगडम बना दिया गया, किंगडम फंजाई ही उसको जो है उसको नाम दे दिया गया। उसके बाद 1967 में रॉबर्ट विटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें जानदारों को 5 किंगडम में तकसीम किया गया। अब वो 5 किंगडम कौन कौन से थे, उनके क्या क्या नाम है? किंगडम मोनरा है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। ये 5 किंगडम जो है रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस करवाए। अब इसकी बेसिस क्या थी, इसकी जो है बुनियादें क्या थी फाइव किंगडम सिस्टम्स की, इसको जरा हम देख लेते हैं। इसकी पहली जो टाइप, इसकी जो बेस है वो है सेल टाइप। अब सेल है, सेल या तो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोटिक सेल। तो जानदार जो है या तो प्रोकैरियोट्स है या फिर यूकैरियोट्स है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोट किसे कहा जाता है और यूकैरियोट किसे कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, द सेल which don't have definite nucleus, ऐसा सेल जिसके पास डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और ऐसा सेल जिसके पास वाज़ेह न्यूक्लियस होता है उसे कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल। अब वाज़ेह न्यूक्लियस से क्या मुराद है? सपोज करते हैं आपके सामने दो सेल आपके सामने बने हुए हैं। अब इसमें मेम्ब्रेन है, इस सेल में मेम्ब्रेन है, इसका साइटोप्लाज्म है, इसका भी साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल है। अगर तो जेनेटिक मटेरियल के गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद है तो हम कहते हैं कि ये सेल जो है इसके पास डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद है, और अगर मेम्ब्रेन नहीं है जेनेटिक मटेरियल उसके गिर्द तो फिर हम कहते हैं कि ये सेल जो है ये जो न्यूक्लियस है ये डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है। तो ऐसा सेल जिसके पास डेफिनेट न्यूक्लियस हो उसे कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल, और ऐसा सेल जिसके पास वाज़ेह न्यूक्लियस ना हो उसे कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। इस तरह से जो है जानदार या तो प्रोकैरियोट्स हैं या फिर यूकैरियोट्स हैं, या तो प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल है या फिर यूकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। इसकी जो दूसरी बेस है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सेल्स की तरतीब है किस तरह से मिलकर वो जानदार की बॉडी को बनाते हैं।
इसकी आगे फिर मजीद टाइप्स आती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इसकी जो टाइप है उसमें सबसे पहले टाइप है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक सेल जो है मुकम्मल जानदार होता है और उस एक सेल के अंदर ही लाइफ की तमाम एक्टिविटीज चल रही होती है, पाई जाती हैं। इसकी जो दूसरी इसका जो हिस्सा है, इसकी टाइप है, वो है कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो कॉलोनियल टाइप है इसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये इकट्ठे रहते हैं और इनमें किसी किस्म की काम की तकसीम नहीं पाई जाती, मतलब कि इकट्ठे रहते हैं मगर जिंदगी की जो इम्पोर्टेंट जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो तमाम के तमाम सेल्स खुद ब खुद कर रहे होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। इसके बाद इसकी जो तीसरी जो इसकी टाइप है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसमें क्या होता है, जो सेल्स हैं सेल्स ग्रुप बनाते हैं मगर साथ साथ इनके अंदर काम की तकसीम भी पाई जाती है, जिससे टिश्यू उसके बाद ऑर्गन सिस्टम वगैरह बनते हैं। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी आगे फिर मजीद जो है इसकी टू टाइप्स हैं। एक को कहा जाता है सिंपल मल्टी सेलुलर और दूसरा है कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। सिंपल मल्टी सेलुलर कहा जाता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऐसे जानदार जिनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते और ना ही उनकी जिंदगी में एम्ब्रियो बनता है, ऐसे जानदारों के पास होती है सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जानदारों के पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और साथ साथ ये अपने लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो भी बनाते हैं। ये तो हो गया है ऑर्गेनिज्म के बारे में। उसके बाद आ जाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब खुराक के लिहाज से जानदारों की जो अक़साम है वो किस तरह है। अब खुराक के लिहाज से जानदार या तो होते हैं ऑटोट्रोफ या ऑटोट्रोफ हैं या फिर वो होते हैं हेटेरोट्रोफ। अब ऑटोट्रोफ किसे कहा जाता है और हेटेरोट्रोफ किसे कहा जाता है। ऑटोट्रोफ ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उन्हें ऑटोट्रोफ कहा जाता है और हेटेरोट्रोफ ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अब जो हेटेरोट्रोफ हैं जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, ये खुराक के लिए या तो पौधे खाते हैं या फिर ये जो है एनिमल्स को, दूसरे जानवरों को खाते हैं। अब हेटेरोट्रोफ की जो है फिर आगे मजीद टू टाइप्स आती हैं। एक को कहा जाता है इंजेस्टिव हेटेरोट्रोफ और दूसरा है एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ। इंजेस्टिव हेटेरोट्रोफ ऐसे जानदार जो खुराक को, फूड को इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर डाइजेस्ट करते हैं इन अ स्पेशलाइज्ड कैविटी एंड देन एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, और फिर जो है उसको खून में एब्जॉर्ब करते हैं, डिजर्व करते हैं और फिर वो सेल्स तक पहुंचने के बाद उसके मेटाबॉलिज्म के बाद उससे एनर्जी हासिल करते हैं। दूसरा है एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ। ये जो जानदार हैं ये ऐसे जानदार हैं दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मैटर, दे सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम आउटसाइड द बॉडी। ये अपने एंजाइम बॉडी से बाहर खारिज करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पर खारिज करते हैं एंड डाइजेस्ट द फूड आउटसाइड द बॉडी, और बॉडी के बाहर जो फूड है उसको डाइजेस्ट करते हैं एंड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। और जो बाहर फूड एब्जॉर्ब जो बाहर फूड डाइजेस्ट हो चुकी है उसको बाहर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन्हें कहा जाता है एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ। इन्हें डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। ऑटोट्रोफ में आ जाते हैं प्लांट्स हैं, एल्गी हैं। हेटेरोट्रोफ की जो इंजेस्टिव है इसमें एनिमल्स आ जाते हैं और एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ में जो है फंजाई जो कि ऑर्गेनिजम्स हैं ये इसके अंदर शामिल होते हैं। इसके बाद जो है इसके बाद फिर ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया, मगर इसमें कुछ जो है मॉडिफिकेशन की गई थी 1988 में मार्कुलस एंड श्वार्ट्ज ने। इसने 5 किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई किया था। इसने इन बेसिस के साथ साथ इसमें जेनेटिक्स को, स्टडी ऑफ डीएनए को भी साथ ऐड कर दिया था, मगर इसमें जो है किंगडम्स वही 5 के 5 किंगडम ही है, किंगडम मोनोग्राफ, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांट।
अब हमने इन्हीं 5 किंगडम के अंदर जो है इन्हीं के बारे में बताना है कि जो है जानदार कौन से हैं, प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं। फिर हमने बताना है कि इनके पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है या फिर मल्टीसेलुलर है, उसमें कौन सी है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। और हमने बताना है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, क्या ये ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है। अगर हेटेरोट्रॉफ है तो फिर ये इंजेस्टिव है या एब्जॉर्प्टिव है, यही बातें हमने बतानी है। और साथ एक स्कोर है, वो है इसकी एग्जांपल्स हम बताएंगे। इस तरह से हमारा जो टॉपिक जो है ये एंड हो जाएगा। अब आ जाते हैं किंगडम मोनरा पर। किंगडम मोनरा में जो जानदार हैं वो सब के सब प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। इनके सेल में डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरा है कि इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या तो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अकेले अकेले सेल्स होते हैं, या फिर कॉलोनियल है, कॉलोनी बनाते हैं, या तो चेन बनाएंगे या फिर क्लस्टर्स बना देते हैं। इस तरह से जो है ये कॉलोनी की शक्ल में भी रहते हैं। और इसके बाद है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफ, जो अक्सर जो है इनके अंदर जो जानदार है मोनरा में वो हेटेरोट्रॉफ है, मगर कुछ हैं जो ऑटोट्रॉफ हैं। जो ऑटोट्रॉफ हैं उनके पास उनका क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो लाइट को ट्रैप कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और लास्ट में इसकी एग्जांपल्स देंगे आप, बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया, इसकी 2 एग्जांपल जो है हम इसमें देंगे। उसके बाद आ जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि सेकंड किंगडम है। अब इसमें कौन से जानदार हैं, सेम इसमें जो जानदार हैं यूकैरियोट्स हैं। सिर्फ एक किंगडम है मोनरा, इसमें प्रोकैरियोट्स हैं, बकिया चारों किंगडम में यूकैरियोट्स जानदार हैं। मतलब कैसे जानदार, जिनके सेल यूकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, ऐसे सेल जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस होता है। इसके बाद अब जो है इसमें आ रहा है किंगडम प्रोटिस्टा में, इसमें जो जानदार हैं यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं और यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर भी होते हैं और इसमें मल्टीसेलुलर भी होते हैं। अब मल्टीसेलुलर में जो है फिर आगे टाइप इसकी कौन सी है, वो है सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं। और सिंपल मल्टीसेलुलर के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है कि इनकी लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो नहीं बनता, इनके पास मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं। और इसमें जो है कुछ ऑटोट्रॉफ हैं और कुछ हेटेरोट्रॉफ हैं। अब इनके अंदर जो जानदार हैं वो 3 किस्म के हैं। एक है एल्गी, जो कि है प्लांट लाइक है। दूसरे जो है प्रोटोजोआ है, जो कि एनिमल लाइक है। तीसरे जो है फंजाई लाइक है, जो कि फंगस की तरह के होते हैं। प्लांट लाइक मतलब जो अपनी खुराक को तैयार करते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है, उसके पास जो है सेल वॉल होती है। प्रोटोजोआ एनिमल लाइक होते हैं, मतलब ये अपनी खुराक को तैयार नहीं करते हैं। इसी तरह से जो है फंजाई लाइक है, फंगस लाइक है, उनके फंजाई की तरह होते हैं। उसके बाद है फिर नेक्स्ट किंगडम आ जाते हैं किंगडम फंजाई पर। इसमें भी हमने वही जो है 4 बातें बतानी है। इसके अंदर जो जानदार हैं वो जानदार कौन से हैं, प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं। तो इसमें जो जानदार हैं वो यूकैरियोट्स हैं। अब दूसरी चीज कि इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी पाई जाती है, तो इनमें पाई जाती है सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। और इसी चीज इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ की भी स्पेशल टाइप है, और कौन सी, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ऐसे हेटेरोट्रॉफ हैं जो ऑर्गेनिक मैटर पर, जो फूड पर जाकर बैठ जाते हैं और फिर वहां पर अपने एंजाइम बाहर खारिज करते हैं, और फिर अपने जो एंजाइम बाहर खारिज करते हैं वो बाहर फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और ये फिर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से ये जो है डीकंपोजर्स कहलाते हैं। इसकी मिसाल जो है आप आसानी से अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। फफूंदी का नाम जो है आपने सुना होगा, बाज़ आपने नाम सुना होगा, उल्ली का नाम सुना होगा, जो कि क्या है, जो कि फंजाई की ही किस्में हैं। मशरूम्स हैं जो कि इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं। तीसरा उसका 4 पे आ जाते हैं किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया की हमने वही 4 बातें बतानी है। इसमें जो जानदार हैं वो यूकैरियोट्स हैं, मतलब यूकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। दूसरा, इनमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, इनमें पाई जाती है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और कॉम्प्लेक्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि
कि इसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर कि इनके लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो बनता है और साथ साथ इनके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं। इस तरह इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये हेटेरोट्रॉफ है और हेटेरोट्रॉफ में इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ है, क्योंकि फूड को इंजेस्ट करते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं। और लास्ट में इनकी जो इनके एग्जांपल्स हैं वो क्या है? इनके एग्जांपल्स में एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं तमाम के तमाम इसी में एनिमेलिया में ही आते हैं। इसके साथ साथ इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि इनके एनिमेलिया के सेल, एनिमल्स के सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती और ये लोकोमोट कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। लास्ट में है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी जो है ये लास्ट किंगडम, इसके अंदर जो जानदार हैं वो भी यूकैरियोट्स हैं। इनके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। और तीसरी चीज ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। और लास्ट में है इसके बारे में कि इनके पास सेल वॉल होती है और सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और ये हरकत नहीं करते हैं, लोकोमोट नहीं करते हैं।